Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन, टुडे इज़ माय लेक्चर नंबर 6। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और पहले के लेक्चर्स देख रहे होंगे। तो आज बेसिकली लेक्चर नंबर 5 में हमने पूरा का पूरा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम पोजीशन वेक्टर और रिजोल्यूशन वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक और है हमारा छोटा सा, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स। उस पर थोड़ी सी बातें करते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो बात करते हैं रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का हमारा जो रेंज होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है, इस पर हम लोग बेसिकली बात करेंगे। जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे होते हैं, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी इस तरीके से एक्ट कर रहा होता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उनके बीच से होकर जाता है, ये हमारा आर वेक्टर। और इस आर वेक्टर को क्या लिखते थे, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और इनका जो मैग्नीट्यूड होता था, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू क्या, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ये हमारा थीटा है। अब इस मॉड ऑफ आर को और क्या लिखा जा सकता है, मॉड ऑफ आर को और भी लिखा जा सकता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, यही लिखा हुआ है हमारा और कुछ नहीं है, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। यहाँ तक तो बात आपको क्लियर है ना। तो ये हमारा ऐसा होता है। लेकिन अब अगर हम बात करें ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकता है, हम इसकी अगर बात करें तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने निकलवाई थी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, वो रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी, तो थीटा बराबर 0 रख देंगे, सीधा मैं लिखता हूँ। इसकी वैल्यू रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू होती है कितनी, ए प्लस बी। और रिजल्टेंट वेक्टर की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो सीधा मैंने क्या लिखा था, ए माइनस बी, है ना। इसको और प्रिसाइसली लिखा जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको और प्रिसाइसली लिखा जाए तो इसको आप लिख सकते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड, वो इज इक्वल टू कितना, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। और जो मिनिमम रिजल्टेंट होता है उनका जो मैग्नीट्यूड होता है इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस में मॉड ऑफ बी। तो बहुत अच्छे से देखें तो मैंने मिनिमम वैल्यू निकाल ली रिजल्टेंट वेक्टर की और मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली रिजल्टेंट वेक्टर की। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही होता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि मैक्सिमम मैंने निकाल ली कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, ये मैंने निकाल लिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो भी वैल्यू होगी, क्योंकि वो थीटा वेरी कर नहीं पा रहा ना, थीटा के वेरी करने पे हमने क्या देखा कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है। ए और बी को मैंने नहीं वेरी किया था, मैंने थीटा को वेरी किया था। तो थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन हमने देखा था थीटा बराबर 0 होगा तो मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा, और थीटा बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा तो मिनिमम रिजल्टेंट होगा। मतलब थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिला, 180 पे मिनिमम वैल्यू मिला, इसका मतलब ये 0 और 180 के बीच में कुछ एंगल होगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्टेंट आएगा। तो वो जो रिजल्टेंट आएगा वो इन्हीं दोनों के बीच में आएगा। तो मैं लिख क्या सकता हूं, मैं सीधा एक लाइन में लिख सकता हूं, मैं इसको भी प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन पहले मैं इस चीज को लिख देता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है आर, वो आर लाई बिटवीन, वो किसके किसके बीच में होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, दोनों के बीच में होता है। ये मैंने क्या लिखा है, सीधा ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा है, और ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा है। इसको और प्रिसाइसली लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस में मॉड ऑफ बी वेक्टर इज लेस देन आर वेक्टर का
मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर, ऐसे लिखा जा सकता है। और अगर अच्छे से लिखे किताबों की तरह, तो किताबों में कैसे लिखते हैं? किताबों में लिखते हैं कि मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी इज लेस देन मॉड ऑफ आर वेक्टर को ही सीधा ऐसे लिखा जाता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर की वैल्यू हम जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, इज लेस देन मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। और हम ये भी जानते हैं कि a प्लस बी भी वैल्यू मिलती है और a माइनस बी भी वैल्यू मिलती है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? इक्वल का साइन भी लगा दिया कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मॉड ऑफ a माइनस बी मॉड ऑफ a प्लस बी के बीच में होता है। सीधा सीधा बोले तो a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में ही होगा, a प्लस बी से ज़्यादा नहीं हो सकता और a माइनस बी से कम नहीं हो सकता, क्योंकि a माइनस बी तो आपका मिनिमम वैल्यू है और आर मैक्सिमम की वैल्यू a प्लस बी है, तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो भी होगा इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो ये आपका एक तरीका हो गया, एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। दिस इज द रेंज ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का आपका क्या है? एक रेंज है। अच्छा, इस पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस पर देखते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं इस पर बात करते हैं। सवाल कुछ यूं पूछा जाएगा कि जैसे मैं बनाता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग vectors give us set of vectors, which of the following set of vectors give us two vectors with their resultant, ये आपका क्वेश्चन बन गया। और आपके पास क्या है? 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये आपके पास डी। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए जो आपके पास सेट हैं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के, है ना, गिव अस 2 वेक्टर्स एंड दियर रिजल्टेंट, मतलब 3 वेक्टर है, इनमें से दो वेक्टर्स होगा और एक उनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो कौन सा सेट हमारा पॉसिबल है वेक्टर बनाने के लिए? क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। अगर ये आप क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया 2 न्यूटन, 1 न्यूटन और 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 1 न्यूटन और 5 न्यूटन, है ना, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन और 12 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन और आपके पास ये आपके पास है हाफ न्यूटन। कितना है? हाफ न्यूटन। अच्छा नहीं लग रहा है। 7 न्यूटन, 6 न्यूटन, 7 न्यूटन, 9 न्यूटन और 1 न्यूटन। चलिए ये सही है। तो इनमें से जो आपको 3 फोर्सेस दिख रहे हैं, ये तीनों फोर्स में से 2 वेक्टर्स होंगे, एक रिजल्टेंट होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर, ये जो वेक्टर्स का सेट है 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, गिव अस 2 वेक्टर्स, इनमें 2 वेक्टर हैं और उसके साथ साथ एक उनका रिजल्टेंट है, तो कौन सा हमारा सेट पॉसिबल है वेक्टर को बनाने के लिए? ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी पढ़ा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में होता है। मतलब 2 वेक्टर्स के डायरेक्ट एडिशन और 2 वेक्टर्स के डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन के बीच में ही लाई करेगा रिजल्टेंट, और बराबर भी हो सकता है, उसने ये बोला। तो इसमें से देखना है कौन सा सेट पॉसिबल है। मैं किसी 2 वेक्टर्स को पकड़ लेता हूं। अगर मैं इन 2 वेक्टर को पकड़ता हूं तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? दोनों का एडिशन हो जाएगा 3 न्यूटन और दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन।
क्या ये जो 5 न्यूटन लास्ट वाला बचा है ये 5 न्यूटन 1 और 3 के बीच में लाई करता है? तो आंसर है नहीं, ये लाई नहीं करता, तो मैं इसको कट कर दे रहा हूं। आपने कहा सर आपने आगे वाले दो को क्यों लिया, पीछे वाले को लेकर देखिए, पीछे वाले दो को भी लेके देख लो। इन दोनों दो के लेके देखोगे तो 5 में से 1 गया कितना, 4, और 5 में से 1 जोड़ दो 6। क्या 4 और 6 दो 4 और 6 के बीच में आता है? तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब इससे इस तरीके से भी प्रूव हो गया। अगर आप कहेंगे नहीं सर 5 और 2 को 2 वेक्टर्स मानेंगे, 1 न्यूटन को रिजल्टेंट मानेंगे, तो मान लो 5 में से 2 घटाओ कितना बचा, 3, और 5 में 2 जोड़ो 7। क्या 3 और 7 के बीच में जो बचा हुआ है वो हमारा बीच में आता है? तो आंसर है नहीं, वो भी नहीं आता। तो मतलब किसी दो को भी ले सकते हैं, दो को लेकर चेक कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि दो को जो ले रहे हैं, दो वेक्टर्स जो ले रहे हैं, उनका सब्सट्रैक्शन और उनका एडिशन जो आ रहा है उनके बीच में तीसरा वेक्टर लाई करना चाहिए। अगर तीसरा वेक्टर लाई कर रहा है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर मतलब वेक्टर बनाने लायक है ना, वो वेक्टर दो वेक्टर बनाने लायक हैं और उनका रिजल्टेंट तीसरा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ऐसी, है ना। आइए देखते हैं इसको। अगर बी वाले को चेक करते हैं तो 7 में से 1 गया बचा आपके पास कितना, 7 में से 1 गया बचा आपके पास 6 न्यूटन, और 7 + 8 कितना हो गया, 8 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 6 और 8 के बीच में 5 लाई करेगा क्या, नहीं लाई करेगा, तो मतलब ये भी गलत हो गया। 2 और 8 को देखते हैं, 2 और 8 को देखेंगे तो 8 में से 2 गया कितना बचा, 6 न्यूटन, और 8 2 कितना हो गया, 10 न्यूटन। क्या 6 और 10 के बीच में 12 लाई करता है क्या, नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। अगर आप ध्यान से देखें 7 और 9, तो 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, और 7 में से 9 घटा दीजिए, मतलब 9 में से 7 घटा दीजिए, कितना बचा, 2 न्यूटन। क्या 2 न्यूटन और 16 न्यूटन के बीच में 1 न्यूटन कभी आएगा क्या, तो आंसर है नहीं, मतलब चारों का चारों ऑप्शन आपका गलत है। तो सर सही क्या हो सकता था, सही क्या हो सकता था, आइए अब तुमको दिखाते हैं सही क्या हो सकता था। जैसे मैंने बोला 2 न्यूटन 6 न्यूटन, 2 न्यूटन 6 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो ये सेट हमारा पॉसिबल है वेक्टर बनाने के लिए। कैसे, ध्यान से अगर आप देखें, मैं थोड़ा सा इरेज करूंगा, ध्यान से अगर आप देखें तो इन दो को पकड़ते हैं हम, इन दो को पकड़ते हैं, 6 में से 2 गया कितना बचा, 4 न्यूटन, और 6 2 को जोड़ दो कितना आ गया, 8 न्यूटन। क्या 4 और 8 के बीच में 5 आता है, यस लाई करता है, इसके बीच में लाई करता है, इसका मतलब ये सही है। ऐसा भी हो सकता था कि 2 न्यूटन 6 न्यूटन और आपको दे दे 2 न्यूटन, तो इसका मतलब ये 2 न्यूटन नहीं, 4 न्यूटन। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं कहूं 6 में से 2 गया कितना, 4 न्यूटन, 6 2 कितना हो गया, 8 न्यूटन। क्या 4 न्यूटन इन दोनों के बीच में लाई करता है, लाई तो नहीं करता, लेकिन इक्वल तो है ना, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, मैंने इक्वल का निशान भी लगाया था, इक्वल भी हो सकता है, मतलब ये वाला सेट भी सही है। अगर आपको क्वेश्चन कभी दे दे इस तरीके से 2 न्यूटन 6 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना हो गया, 4 न्यूटन, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 8 न्यूटन। क्या 8 न्यूटन 4 और 8 के बीच में लाई करता है, लाई तो नहीं करता, लेकिन 8 के बराबर है, क्योंकि इक्वल भी हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल सेट है। तो इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं, ऐसे सवाल आते हैं कि कौन सा पॉसिबल सेट ऑफ वेक्टर्स हमारा बन सकता है फॉर 2 वेक्टर्स एंड देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट के लिए और 2 वेक्टर्स के लिए हमारा कौन सा पॉसिबल सेट बन सकता है। तो ये सारे गलत थे और ये सारे सही हैं आपके सामने, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, पोजीशन वेक्टर। अब हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना। तो व्हाट इज दिस, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन पहले लिख देता हूं मैं, फिर इस पर बात करेंगे व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। तो इसका मतलब होता है इट इज अ सिंपल वेक्टर ड्रॉन, इट इज अ सिंपल वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू अ पॉइंट, मतलब जिस भी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है, आपको सिंपल क्या करना है, ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए, तो दैट वेक्टर इज बेसिकली नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। क्या सुना, इट इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट।
जिस पॉइंट की आप पोजीशन निकालना चाह रहे हैं उस पोजीशन की तरफ ओरिजिन से एक ड्रॉ कर दीजिए वेक्टर, दैट वेक्टर इज बेसिकली नोन एज पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? आइए देखते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं एक कार्टेशियन सिस्टम बनाता हूं, या आपका वाई एक्सिस या आपका एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना। और ये आपका ओरिजिन है, प्यारा सा ओरिजिन, ये प्यारा सा ओरिजिन ओ हो गया। अब अगर हम बात करें इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक पॉइंट हमारा ये है पी, तो इसका कुछ ना कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा ही। आप जानते हैं, क्लास 10th में ही पढ़ चुके हैं कि प्लेन में दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट। तो आपका ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक वाई कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कॉमा वाई, इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स कॉमा वाई। तो इस कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है? इस कोऑर्डिनेट का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितने डिस्टेंस पर है ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस पे है, और वाई एक्सिस के अलोंग ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस पर है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इफ यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, देन दिस डिस्टेंस इज बेसिकली एक्स, एंड इफ यू ड्रॉ a perpendicular on y axis, then this distance is your y। तो ऑब्वियस सी बात है, ये y है तो ये y होगा, और ये x है तो ये x होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और कोई शक वाली बात भी नहीं है। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? यहां पे पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट P का क्या कहलाएगा? तो सिंपल है, एक ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर। ये आपका पोजीशन वेक्टर, मैंने एक ड्रॉ कर दिया वेक्टर, कहां से? ओरिजिन से ड्रॉ कर दिया। तो ये जो ओरिजिन से मैंने वेक्टर ड्रॉ किया है, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर, इसी को हम आर वेक्टर बोल रहे हैं। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, सवाल खत्म हो गया। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है ना। हम इस पोजीशन वेक्टर का क्या क्या निकालेंगे? सबसे पहली बात, इस पोजीशन वेक्टर को मैं लिखूंगा एक्स और वाई के फॉर्म में, है ना। वी वांट टू राइट दिस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब इसके कोऑर्डिनेट के टर्म्स में मैं इस पोजीशन वेक्टर को लिखना चाहता हूं। दूसरा काम क्या है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर? इस पोजीशन वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड है, ये निकालेंगे। तीसरा काम क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर? इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? और चौथा काम क्या होगा आपका? चौथा काम ये होगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सवाल खत्म, अभी होगा सवाल खत्म। मतलब हम चार चीज निकालेंगे अभी इसका। सबसे पहले क्या निकालेंगे? व्हाट इज द आर वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, आइए निकालते हैं। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूं। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहां पर आर वेक्टर को लिखना चाहता हूं। व्हाट इज द आर वेक्टर? तो मैं अगर उसको कुछ नाम दे देता हूं, कुछ नाम तो दे दूं। क्या दे दूं? ओ पी, ये एम दे देता हूं। इसको मैंने m दे दिया, इसको मैंने n दे दिया। अगर मैं देखूं बहुत अच्छे से, OM को अगर मैं एक वेक्टर की तरह मानूं और OMP को अगर मैं एक वेक्टर की तरह मानूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि OM वेक्टर एंड MP वेक्टर का रिजल्टेंट जो होगा OP वेक्टर होगा? यस, बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से कोइंसाइड कर रहा है। मैं मान रहा हूं कि दिस इज अ न्यू वेक्टर। OM एक हमारा एक वेक्टर है, MP भी एक हमारा वेक्टर है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि OM वेक्टर एंड MP वेक्टर जो है वो एक वेक्टर की तरह ट्रीट हो रहे हैं, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा ये OP वेक्टर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है रिजल्टेंट वेक्टर में कि दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं। पहले वाले वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से कोइंसाइड होगा। देन अ सिंगल वेक्टर drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector is basically known as resultant of that two vectors। तो हम यह लिख सकते हैं कि OP वेक्टर जो है, ये जो OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर इज इक्वल टू द OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। अब बहुत अच्छे से ध्यान से अगर आप देखें तो OP वेक्टर को तो मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा R वेक्टर, लेकिन अब बात यह आ गई कि OM वेक्टर को क्या लिखे सर, क्योंकि इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। लेकिन आपके पास क्या है? OM का मैग्नीट्यूड तो है ना।
अगर आप इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओएम वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, मतलब वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। क्योंकि पढ़ाया गया आपको कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड पता हो, किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड पता हो तो उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेक्टर फॉर्म में बन जाता है। वो उस दिन क्या बन जाता है, वेक्टर फॉर्म में बन जाता है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप है तो ओएम वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, ओएम वेक्टर को लिखा जा सकता है एक्स आई कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर इसके अलोंग जे कैप है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग, ये भी तो वाई एक्सिस के अलोंग है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इस वेक्टर को लिखा जा सकता है वाई जे कैप, क्योंकि ये वाई है तो ये भी वाई होगा, अलोंग वाई एक्सिस है तो वाई जे कैप। मतलब आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब कोऑर्डिनेट के टर्म्स में मैंने लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो क्या समझ में आया, समझ में सर ये आया कि अगर किसी पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट पता हो, किसी पॉइंट का मुझे अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो मैं पोजीशन वेक्टर लिख सकता हूं उसके कोऑर्डिनेट के टर्म्स में। और इसे टेक्निकली बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर आप लिख देंगे तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अगर किसी भी वेक्टर को उसके कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख देते हैं, एक्स वाई मतलब आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। मतलब इस पोजीशन वेक्टर को मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये किसी दिन आपको अगर कोऑर्डिनेट दे दे तो आप उसका कार्टेशियन फॉर्म में उस वेक्टर को लिख सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं आई कैप जे कैप के फॉर्म में उसको आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है, पॉइंट मान लेते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपके पास ए, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना, मान लेते हैं -1 और 2। तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, इसे आर वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर। तो आप लिखेंगे माइनस में 1 आई कैप प्लस में 2 जे कैप, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप। अगर आपका पोजीशन वेक्टर किसी दिन दे रखा है, कोऑर्डिनेट दे रखा है किसी बी पॉइंट का -3 -4, तो क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट का, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा -3 आई कैप एक्स के साथ आई कैप -4 जे कैप। इस तरीके से लिखा जा सकता है। अच्छा, एक काम तो हो गया, ये हमारा क्या है, एक काम है। अभी दूसरा काम बाकी है, मैग्नीट्यूड। अब अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, मतलब इसकी लंबाई की हम बात कर रहे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ओपी, हम ओपी के लेंथ की बात करें तो ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में तो 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, और अगर 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमें एक्स पता है, वाई पता है, मतलब ये हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। तो हम हाइपोटेन्यूस निकालना चाहते हैं, हाइपोटेन्यूस निकालना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, उस ट्रायंगल से आ जाएगा ओपी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ओएम का होल स्क्वायर प्लस एमपी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखें तो ओपी क्या है, ओपी सिंपल आर बोल सकते हैं इसको, आर का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ये बोल सकते हैं आप एक्स स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं आप वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आर बराबर आ गया रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज मतलब अगर आप यहां से इन दोनों को रिलेट करें, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही पोजीशन वेक्टर है, आपने इसी का मैग्नीट्यूड निकाला है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आर वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, क्या बोला, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझ रहे बात को, मतलब कभी कभी आपसे ये वेक्टर देके आप उसका मैग्नीट्यूड पूछ लेता है, तो वेक्टर देके मैग्नीट्यूड पूछ लेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा। तो अगर आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आपको दे रखा है
तो आप क्या करेंगे, सिंपली रूट लगा देंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, दैट्स इट। जैसे जैसे ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखा था तो इस आर वेक्टर का, इसे R1 वेक्टर, इसे R2 वेक्टर मान लीजिए, तो R1 और R2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो R1 का अगर मैं मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो R1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में आई का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो -1 का स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट 2 है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी उस दिन, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आ जाएगा रूट में 5। इसी तरीके से R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो R2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट में -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 यूनिट, मतलब 5 आ जाएगा इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू रूट 5, इसकी वैल्यू 5, ठीक है। रूट से बाहर निकालेंगे क्योंकि रूट में 25 आएगा, बाहर निकल जाएगा 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो गई, ठीक है। अब हम बात क्या करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे, मैग्नीट्यूड हो गया और इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। और डायरेक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो डायरेक्शन को हम हमेशा एंगल से दिखाते हैं। इफ यू राइट दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा लिख देता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज थीटा, है ना। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब हम थीटा निकालना चाहते हैं। हमेशा एंगल से ही बताते हैं डायरेक्शन को, तो मतलब थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और थीटा हमेशा tan के टर्म में निकाला जाता है जब भी डायरेक्शन पूछे तो। साइन और कॉस से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो कन्वेंशन लिया गया है जब भी पूछा जाए आप tan में ही बताएं, तो आप tan में ही बताएंगे। अगर आपसे कहे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा निकाल दिखाइए। अब जब आपसे कहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा निकाल दिखाइए। लेकिन अगर सिंपली आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो हमेशा tan थीटा से ही निकाला जाता है, और tan थीटा निकाल के एंगल बता दीजिए, क्योंकि थीटा तो चाहे साइन से निकालिए, चाहे कॉस से निकालिए, चाहे tan से निकालिए, सेम आएगा, है ना। लेकिन अगर tan थीटा पूछ रहा है तो tan थीटा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये कन्वेंशन है कि हमेशा tan थीटा के पीछे ही हम पड़े रहते हैं, जब भी डायरेक्शन बोले तो tan थीटा निकाल देते हैं उसका, ठीक है, tan थीटा निकाल देते हैं। आइए देखते हैं इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द डायरेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ऊपर लिखता हूं, इसको इरेज कर देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर की हम बात करें तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, और tan थीटा बराबर इस ट्रायंगल से हमको दिख रहा है tan थीटा इज इक्वल टू, ये आपका क्या है y है, और ये आपका क्या है x है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan थीटा इज इक्वल टू mp अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस OM, और MP क्या है, MP आपका y है और OM आपका क्या है, x है। अच्छा बच्चों से गलती ये हो जाती है ना, कभी कभी ये MP वेक्टर अपॉन में OM वेक्टर लिख देते हैं। बेटा वेक्टर का कभी डिवाइड नहीं होता है, एक बात याद रखिएगा हमेशा, वेक्टर कैन नॉट बी डिवाइड, वेक्टर नेवर बी डिवाइड, ऐसे बोल दीजिए। वेक्टर को कभी भी हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं। क्यों मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं, वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते? भाई साहब मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू होता है, वैल्यू को आप डिवाइड कर सकते हैं 4 और 2 6 और 10 15 20 ऐसे करके, है ना। बहुत लोग वाई आई कैप लिख देंगे, वाई जे कैप लिख देंगे, एक्स आई कैप लिख देंगे, गलत तरीका है। अब मैं क्या लिख रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही क्या होते हैं, लेंथ होते हैं। तो मैं इसके लेंथ और उसके लेंथ को डिवाइड मारा मैंने। तो ध्यान से अगर आप देखें तो MP अपॉन OM इज इक्वल टू y बाई एक्स, तो क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ j कैप अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ i कैप। ध्यान से अगर आप देखें तो x क्या था, i का कोफिशिएंट था, और y क्या था, j का कोफिशिएंट था। तो मैंने लिख दिया उसी टर्म में tan थीटा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ j कैप कोफिशिएंट ऑफ i कैप। लेकिन मेरे तरीके से याद रखें आप कि tan थीटा, थीटा कहां से निकला है, फ्रॉम एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये मैंने कहां से निकाला है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से आपने डायरेक्शन निकाला है, तो जिस एक्सिस से आप डायरेक्शन निकालेंगे वो नीचे रहेगा, बाकी बचा हुआ ऊपर रहेगा, ऐसे याद रखें।
जिस एक्सिस से आपने एंगल निकाला है वो नीचे रहेगा और बाकी बचा हुआ ऊपर रहेगा। तो एक्स और वाई ही आपके पास था, एक्स से पूछे तो एक्स नीचे रहेगा और वाई ऊपर हो जाएगा। अगर किसी दिन आपसे ये पूछे कि डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, इसी का डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर फ्रॉम वाई एक्सिस से पूछ दे, तो वाई एक्सिस से क्या डायरेक्शन होगा, मतलब एंगल पूछ रहा है। तो हमने मान लिया ये एंगल फाई है आपका, कितना मान लिया, फाई। अगर ये फाई है तो tan फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू वाई नीचे रहेगा क्योंकि वाई एक्सिस से पूछा जा रहा है और एक्स ऊपर रहेगा, ऐसे करके। मतलब जिस एक्सिस से आपसे डायरेक्शन पूछ रहा है वो नीचे रहेगा और बाकी वाला ऊपर रहेगा। ध्यान से देख लीजिए, आप इस ट्राइंगल को भी देख लेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। tan फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब x और बेस मतलब y, तो परपेंडिकुलर बाई बेस x बाई y। तो ये डायरेक्शन फ्रॉम y एक्सिस है, ये डायरेक्शन फ्रॉम x एक्सिस है। क्लियर है? अच्छा, तो इस तरीके से आपको मैंने 3 चीज निकलवा दी। आर वेक्टर मैंने निकलवा दिया, दूसरा मैंने मैग्नीट्यूड निकलवा दिया और तीसरा मैंने क्या निकलवा दिया, डायरेक्शन निकलवा दिया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द यूनिट वेक्टर आर वेक्टर, उसी पे हम चल रहे हैं दोबारा। आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर की हम बात करते हैं। यूनिट वेक्टर की जब हम बात करते हैं आर वेक्टर की, तो सिंपल हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर के डेफिनेशन से हम जानते हैं कि, पहले मैं यूनिट वेक्टर लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। तो अगर मैं आर वेक्टर के यूनिट वेक्टर की मैं बात करूंगा तो मैं लिखूंगा आर कैप या सीधा सीधा एन कैप लिखता हूं मैं, है ना। एन कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेफिनेशन से हम जानते हैं आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर, लेक्चर नंबर 2 में शायद बताया था आपको, है ना। 2 में कि 1 में बताया था, 1 में था वो, है ना, कि एन कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर। मतलब वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो इस आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। और हम जानते हैं मॉड ऑफ आर और आर वेक्टर की वैल्यू। मॉड ऑफ आर आपके पास कितना था, मॉड ऑफ आर आपके पास था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एन कैप इज इक्वल टू कितना हो गया, एन कैप इज इक्वल टू हो गया एक्स अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आई कैप प्लस वाई अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जे कैप। ध्यान से अगर आप देखें तो ये क्या है, डिस्टेंस है ना ओपी का, ओपी का ये डिस्टेंस है ना हाइपोटेन्यूस, और ये क्या है, बेस है, और y क्या है, ये परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में। तो x अपॉन में रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए तो cos थीटा है, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो क्या हो जाएगा, बेस x और ये हाइपोटेन्यूस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो क्या हो गया x अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉस थीटा और y अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो यूनिट वेक्टर होगा वो यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। लेकिन ये एक बात इंपॉर्टेंट है, वो बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आप देख रहे हैं थीटा मैंने कहाँ से लिया है, थीटा इज फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये जो इस फॉर्मूले में जो थीटा है वो एक्स एक्सिस से ही रहेगा, अभी मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा इसको, है ना। तो ये याद रखना चाहिए कि एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप में जो थीटा होता है वो एक्स एक्सिस से ही होता है, या ये याद होना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, याद रखिएगा। अब मैं कुछ सवाल लेते हैं। एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, सारी चीजें इसमें हो गई। रिजोल्यूशन यहीं पे बता सकता हूं, लेकिन अभी आएंगे बाद में क्योंकि उस पर भी सवाल करेंगे तो उसको अलग से बताएंगे, इसी फिगर से फिर बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी पर सवाल लेते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is कितना, is 5
and sorry is 5, 12. Then find out पहला its position vector, दूसरा its magnitude of position vector, फिर आपसे कहता है डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और लास्ट में क्वेश्चन और यूनिट वेक्टर भी आपको बताना है। मतलब 4 सवाल एक क्वेश्चन, इसी में सारी चीजें कवर हो गई। ठीक है, मतलब मैं एक ही सवाल ऐसा लेने वाला हूं और एक ही सवाल में मैंने आपको चारों चीजें बताना है मेरे को। तो बहुत अच्छे से देखें, 5, 12 ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर है। समझ रहे बात को? तो 5, 12 है, तो सबसे पहले रिजल्ट पोजीशन वेक्टर की अगर हम बात करें तो पोजीशन वेक्टर सीधा लिखा जा सकता है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5i प्लस 12j। एक बात हो गई, 5i प्लस 12j। एक बात, इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने इसको, इसका आंसर हो गया। अब मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करेंगे तो मॉड ऑफ आर, इसको आप सिंपल आर भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, आर की वैल्यू आपके पास आ गई रूट में 25 प्लस में 144, और इसकी वैल्यू आई थिंक आ रही है 169। सही है, 9, ठीक है। हाँ, तो जब बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। इसीलिए मैं इतना देर से सोच रहा था कि मैं क्या लूँ कि वो रूट से बाहर निकल जाए। ठीक है, 13 आ गया। तीसरा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, मतलब इस आर वेक्टर का डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फ्रॉम एक्स एक्सिस से पूछ रहा है, तो मान लेते हैं वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan अल्फा। अगर थीटा बनाएगा थीटा रखिएगा, अल्फा बना रहा है तो अल्फा लिखिए। सपोज कर लिया मैंने एक्स एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर है वो अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इज इक्वल टू एक्स एक्सिस से, तो एक्स कंपोनेंट नीचे रहेगा, मतलब 5 नीचे रहेगा और 12 ऊपर रहेगा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू 12/5। अब 12/5 तो कोई वैल्यू जानते नहीं है tan में, तो हम सीधा क्या कर देंगे, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 12/5। दिस इज योर आंसर। अल्फा की वैल्यू tan के टर्म में आ गई है ना। ऐसे tan के टर्म में दिया रहता है जब भी डायरेक्शन बोलता है, इसलिए हमेशा हम tan में निकालते हैं। निकाल आप cos में भी सकते थे, sin में भी सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अच्छा, तो 12/5 आ गया। और डायरेक्शन फ्रॉम y एक्सिस से अगर हम बात करें कि y एक्सिस से कितना डायरेक्शन बनाएगा, तो y एक्सिस से फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से अगर आपसे पूछ रहा है तो tan बीटा, मान लेते हैं बीटा एंगल बनाया y एक्सिस से, तो y कंपोनेंट नीचे रहेगा, मतलब 12 नीचे और 5 ऊपर, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स 5/12। बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, tan इनवर्स 5/12। तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 कितना हो गया, 12। दिस इज योर बीटा। ठीक है, अब लास्ट में आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालें, यही निकालता हूं मैं, इसको मिटा दूं। चलिए, यूनिट वेक्टर की अगर हम बात करें, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, इस आर वेक्टर के मैं यूनिट वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो सीधा क्या कर देंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर। मॉड ऑफ आर आपके पास ये है, ठीक है। तो आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर कर देंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, या फिर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप लगा सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस एंगल कितना था, अल्फा, तो क्या लिखेंगे, कॉस अल्फा आई कैप प्लस साइन अल्फा जे कैप। वो ठीक है, लेकिन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आप देखें अगर ध्यान से, तो एन कैप की वैल्यू आ गई आर वेक्टर अपॉन में कितना, मॉड ऑफ आर
आर वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आई कैप प्लस 12 जे कैप अपॉन मॉड ऑफ आर की वैल्यू कितनी है 13, अभी निकाला ना, ये 13 है। तो एन कैप की वैल्यू कितनी आ गई, एन कैप बराबर आ गया आपके पास 5/13 आई कैप प्लस 12/13 जे कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर 5,12 का। तो इस तरीके से सवाल होते हैं। अब थोड़े अच्छे सवाल लेते हैं और आगे बढ़ के आइए देखते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2 जे कैप and b vector is equal to I cap प्लस जे कैप। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड, पहला सवाल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा सवाल बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तीसरा सवाल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चौथा सवाल यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, ये दे रखा है। और फिर लास्ट में निकाल लेते हैं एक और, क्या निकालें, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ये सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन करते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब इसके आई के कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लो, और जे का कोफिशिएंट कितना है -2 है, क्योंकि हमेशा बीच में प्लस रहता है ना। यहाँ पे अगर आप इसे बीच में प्लस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट यहाँ पे -2 हो जाएगा जे का कोफिशिएंट, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 1 रूट में कितना हो गया आपके पास 5। इसी तरीके से मॉड ऑफ बी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट में 1 का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 1 प्लस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास कितना, √2। अब आपसे कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, है ना। तो मैं मान लेता हूं वो आपका वेक्टर क्या हो गया, सी। जब दो वेक्टर को आप ऐड कर देते हैं तो वेक्टर कितना हो जाता है, सी। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसका मतलब सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, अगर आपने उसको सी माना है तो ध्यान से अगर आप देखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों ऐड करेंगे तो आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 2 आई कैप। उसके बाद -2 जे कैप प्लस जे कैप कितना हो जाएगा, माइनस में जे कैप। अब इसका आपने मैग्नीट्यूड निकालना है, यही आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करेंगे, रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और जे का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 2 2 जा 4 रूट में 5 हो गया प्लस 1। अब अगर आप बात करें ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, आपको क्या दे रखा है, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो इसका मतलब सबसे पहले आपको इसको वेक्टर ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर की वैल्यू पता होना चाहिए कार्टेशियन फॉर्म में, तभी तो यूनिट वेक्टर बता पाएंगे, और उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड पता होगा और ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर की वैल्यू पता होगी, खड़ा से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं मतलब आपको कसरत करा रहा हूँ सवाल करा के, है ना। ऐसा पूछे तो आपको वेक्टर फॉर्म में निकालना जरूरी है, मतलब कुछ भी पूछे तो आपको जिस चीज का अगर कुछ भी पूछ रहा है, चाहे यूनिट वेक्टर पूछ रहा है, चाहे डायरेक्शन पूछ रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, आपको उस वेक्टर का वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए, मतलब आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में वो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको निकालिए, उस फॉर्म में लिखिए किसी तरीके से, लेकिन नियम के हिसाब से अपने मन से ही नहीं लिख देना है। ध्यान से अगर आप देखें तो आपको पूछ रहा है ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो पहले आपको 2b वेक्टर पता होना चाहिए, आपके पास 2b वेक्टर होना चाहिए। तो 2b वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, देखो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा b वेक्टर में, यही करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा b वेक्टर में, तो 2b वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ए वेक्टर हमें पता ही था कितना,
आई कैप माइनस 2j कैप, दोनों का ऐड करना है। जब दोनों का ऐड करेंगे, मान लेते हैं ये डी वेक्टर है, जब दोनों का ऐड करेंगे तो ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, तो जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 2j कैप कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो बचा आपके पास कितना 3i कैप, ये आपका डी वेक्टर है। अब डी वेक्टर आपके पास कितना आ गया 3i कैप, सीधा सीधा इसका आंसर आ गया। यूनिट वेक्टर क्या है i कैप, या फिर आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? आप क्या करेंगे, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर ये लिखेंगे अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, मतलब ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर लिखा ऊपर की तरफ और नीचे मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दिया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं डी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ डी। अब अगर आप ध्यान से देखें इसकी वैल्यू तो आपके पास 3i कैप है, और अगर इसके मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो i का कोफिशिएंट ही है आपके पास, ना तो j का है ना तो k का है। तो आप क्या करेंगे, रूट में कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर मतलब 3 ही आने वाला है, और 3 ही आने वाला है भाई, मैग्नीट्यूड तो उसका 3 ही है। यूनिट वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो मैग्नीट्यूड होता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3, 3 से 3 चला गया, वैल्यू कितनी आ गई, यूनिट वेक्टर आपके पास आ गया i कैप। यूनिट वेक्टर कितना है i कैप। अब इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूं, ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर ऊपर, तो ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर आपसे पूछ रहा है और उसका मैग्नीट्यूड इसने पूछा था। तो सबसे पहले ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर पता होना चाहिए, तो मैं मान लेता हूं ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर आपका एक न्यू वेक्टर है ई वेक्टर। ई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस में 2b वेक्टर। ए वेक्टर आपके पास कितना है i कैप माइनस में 2j कैप, इसको माइनस करना है 2b वेक्टर से, तो माइनस में 2i कैप प्लस 2j कैप। बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, i कैप माइनस 2i कैप कितना हो गया माइनस i कैप, माइनस 2j कैप ये भी माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4j कैप। ये आपका ई वेक्टर आया, ये आपके पास क्या आ गया ई वेक्टर। अगर आपके पास ये ई वेक्टर आ गया तो इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, मतलब ई का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड निकाल दो भाई, मैग्नीट्यूड निकाल दो, कितना आ जाएगा ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या फिर ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। चाहे आप ये बोले ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चाहे ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलें, एक ही बात है, क्योंकि दोनों को मैंने बराबर मान लिया है। तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट में i के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब माइनस में 4 का स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 का स्क्वायर मतलब 16, एंड दिस इज इक्वल टू रूट में कितना आ जाएगा 17। दिस इज योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन से डील किया जाता है कि कैसे जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करें आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अब हम कुछ स्पेशल टाइप के यूनिट वेक्टर को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कंफ्यूज करता है आगे जाकर। मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ेंगे और मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, उसका टर्मिनोलॉजी होता है वो उस तरीके से लिखे होते हैं, है ना। तो आज मैं पूरा बताता हूँ कि क्या किस तरीके से क्या है, समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में ये बात आ जाए। तो आइए देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सबसे पहली बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये जो चारों जो डायरेक्शंस होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन, और हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है हमारा, वर्टिकल प्लेन नहीं होता है। कौन सा प्लेन होता है, मैं इसको लिख देता हूं, कौन सा प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, नॉट वर्टिकल प्लेन। मतलब अगर हम ईस्ट वेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारा इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई करेगा। ऐसा नहीं होता कि हमारा क्या हो गया, ईस्ट ये हो गया मेरी तरफ से ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, है ना, और नॉर्थ ऊपर हो गया और साउथ नीचे हो गया। नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे नहीं होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्थ नहीं होता है। नॉर्थ का मतलब होता है सामने और साउथ का मतलब होता है पीछे। साउथ का मतलब नीचे नहीं, साउथ का मतलब पीछे। ईस्ट
वेस्ट नॉर्थ सामने और साउथ पीछे हो जाता है। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, वो बोलते हैं नॉर्थ ऊपर होता है ना। तो आज से ये दिमाग में रख लीजिएगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ साउथ आर लाई इन द सेम प्लेन, लेकिन वो प्लेन कौन सा होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल प्लेन होना चाहिए, वर्टिकल प्लेन नहीं होगा। हमेशा वो कौन सा प्लेन होगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा। अच्छा, तो इसकी अगर हम बात करें, अब बोर्ड में बनाएंगे तो ऐसे ही बनाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, बोर्ड हमारा 2D है और 2D ही फिगर ढंग से बना सकते हैं इस पर, तो इसीलिए ऐसा बना दिया जाता है। तो इसके लिए डोंट वरी अबाउट इट कि ये हमारा कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हमारा कौन सा हो गया? वेस्ट। राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, है ना। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ। और ये डायरेक्शन कौन सा होता है? साउथ। ये हमारा साउथ होता है, ठीक है, पक्की बात है, ठीक है। तो ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। नॉर्थ का मतलब सामने होता है और साउथ का मतलब पीछे होता है। मान लेते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर आपने मान लिया आई कैप, तो मैंने इस डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर मान लिया आई कैप, तो वेस्ट के डायरेक्शन में क्या मानेंगे? माइनस आई कैप। ईस्ट माने राइट, राइट के डायरेक्शन में अगर आई कैप मान लिया तो वेस्ट माने लेफ्ट, तो उसका ऑपोजिट है ना लेफ्ट, तो लेफ्ट के डायरेक्शन में आप क्या मानेंगे? माइनस में आई कैप नॉर्मली मान लेंगे। इसी तरीके से अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में, मतलब सामने के डायरेक्शन में मैंने जे कैप मान लिया, तो पीछे के डायरेक्शन में माइनस जे कैप मानूंगा, ठीक है। सामने के डायरेक्शन में मैंने जे कैप मान लिया, तो ऊपर का डायरेक्शन, ऊपर नहीं सामने, या ऊपर बोल दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ गया ना आप, माइनस जे कैप। तो ये आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसमें एक स्पेशल टाइप का डायरेक्शंस होता है, और इन चारों के अलावा जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट, और साउथ ईस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, जब भी आपसे कहे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब ये होता है, मतलब अ कार इज मूविंग या अ मैन इज मूविंग विद सम स्पीड इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, y बराबर x एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, और ये 45 डिग्री एंगल, ये फिक्स है कि जब कभी भी आपसे नॉर्थ ईस्ट बोले, तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका कुछ टर्मिनोलॉजी में आपको समझाता हूं, ठीक है। आइए देखते हैं, जैसे बोला पहले नॉर्थ बोला, फिर ईस्ट बोला, क्या बोला? पहले नॉर्थ बोला, बाद में ईस्ट बोला, है ना। और मैंने आपको पहले बार में बोल रहा था मैं कि जब भी एंगल निकालें तो टैन से निकालें, ठीक है। तो टैन थीटा, यहां माने सोचें कि टैन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर मतलब पहले क्या लिखते हैं आप? परपेंडिकुलर लिखते हैं ना, कि बेस लिख देते हैं? ऐसा तो नहीं करते, पहले आप परपेंडिकुलर ही लिखते हैं, उसके बाद बेस लिखते हैं, मतलब पहला फिर बाद में। तो यहां पे ध्यान से देखें, ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूं कि tan थीटा इज इक्वल टू नॉर्थ बाई ईस्ट, tan थीटा इज इक्वल टू नॉर्थ बाई ईस्ट, मतलब पहले नॉर्थ आएगा फिर ईस्ट आएगा, मतलब पहले नॉर्थ बोला गया है फिर ईस्ट बोला गया है, इसका मतलब ये एंगल कहां से लिया जा रहा है? नॉर्थ परपेंडिकुलर ईस्ट बेस, तो एंगल कहां से लिया जा रहा है? 45 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। नॉर्थ बाई ईस्ट मतलब सामने वाला, एंगल के सामने वाला नॉर्थ, ये मैं कहना चाह रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है मतलब एंगल के सामने वाला नॉर्थ, और फिर एंगल के बगल वाला ईस्ट होगा, क्योंकि डायरेक्शन हम टैन से ही निकालते हैं, इसलिए टैन से लिया जाता है डायरेक्शन, है ना। नॉर्मली हम ज्यादातर टैन से निकालते हैं। और अगर ईस्ट नॉर्थ बोल दे कि अ मैन इज मूविंग अलॉन्ग ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन, तो ईस्ट नॉर्थ का क्या मतलब हुआ? ईस्ट पहले होगा, नॉर्थ बाद में होगा। मतलब ईस्ट पहले होगा, मतलब एंगल के सामने वाला ईस्ट कब आएगा? ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ का डायरेक्शन हो गया, मतलब ये ईस्ट नॉर्थ, ये भी 45 डिग्री है ना। जब आपसे बोले 45 डिग्री, 45 डिग्री नहीं बोलेगा, जब नॉर्थ ईस्ट बोला तो इसका मतलब 45 डिग्री फिक्स्ड है।
45 के अलावा अगर कोई एंगल रहेगा तो वहां एंगल बोलता है। जब कभी भी, तो ये टर्मिनोलॉजी है, जब कभी भी एंगल बोले, जब कभी भी नॉर्थ ईस्ट बोले तो पक्का है कि वो 45 डिग्री ही बना रहा होगा। नॉर्थ ईस्ट बोले तो एंगल वो कहां से बना रहा होगा, कहां से बना रहा होगा, ईस्ट से बना रहा होगा। और अगर ईस्ट नॉर्थ बोले तो कहां से बना रहा होगा, नॉर्थ से बना रहा होगा। ठीक है, मतलब ये दिमाग में ये लॉजिक बना के रखें, जो ऊपर है, जो पहले बोला गया वो ऊपर है, जो बाद में बोला गया वो नीचे है। तो tan में परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब नॉर्थ ईस्ट बोला गया है तो नॉर्थ देखें, एंगल के सामने नॉर्थ कौन सा आ रहा है, तो इस वाले एंगल के सामने नॉर्थ आएगा, ये नॉर्थ अपॉन में ईस्ट, इसका मतलब यही एंगल बोल रहा है। ठीक है, तो यहां मैं एक लाइन लिख दे रहा हूं कि क्या मतलब है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है तो इसका मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री फ्रॉम ईस्ट। और अगर ईस्ट नॉर्थ बोल रहा है तो इसका मतलब ये भी 45 डिग्री है, लेकिन फ्रॉम कहां से मेजर करेंगे एंगल, फ्रॉम नॉर्थ। टर्मिनोलॉजी है, इसे याद रखना है। हालांकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, चाहे ईस्ट नॉर्थ बोल दो चाहे नॉर्थ ईस्ट बोल दो, दोनों एक ही बात है। 45 डिग्री उधर से भी बनाएगा इधर से भी बनाएगा, लेकिन बोलने का तरीका है। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन होगा भैया, ये कौन सा डायरेक्शन होगा, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ईस्ट साउथ। क्या बोलेंगे, ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ कब बोलेंगे, जब ये एंगल होगा, ईस्ट साउथ। या साउथ ईस्ट बोलेंगे कब बोलेंगे, जब ये एंगल होगा। कैसे पता चला, देखो साउथ ईस्ट के बारे में बताता हूं मैं। देखो साउथ ईस्ट बोला तो कौन सा एंगल ऐसा होना चाहिए जिसके सामने साउथ आना चाहिए, तो इस एंगल के सामने साउथ आएगा। ये देखो, ये नीचे का डायरेक्शन साउथ है ना, परपेंडिकुलर, ये साउथ है तो ये ईस्ट हो गया। तो साउथ ईस्ट के लिए ये एंगल होगा, और ईस्ट साउथ के लिए कौन सा ऐसा एंगल है जिसके सामने ईस्ट आएगा, तो इस एंगल के सामने ईस्ट आएगा। और दोनों ही 45 डिग्री, दोनों ही क्या है, 45 डिग्री। क्लियर है क्या मेरी बात। अच्छा देखो ध्यान से, और देखो ये वाला कौन सा डायरेक्शन, इसके जस्ट अपोजिट। अगर ये 45 डिग्री बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, बताओ इसके सामने क्या आ रहा है, इसके सामने ये साउथ आ रहा है, अब बेस में क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। और ये एंगल की अगर आप बात करेंगे तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग इसको बोल देंगे वेस्ट साउथ। क्लियर है। अच्छा ये एंगल देखो, अगर ये 45 डिग्री बना रहा है तो इस 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग आप क्या बोलेंगे, इस 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग इस एंगल के सामने ये लेंथ आ रहा है, ये लेंथ किसके अलाउंग है, नॉर्थ के अलाउंग है, तो क्या बोलेंगे, नॉर्थ। और ये क्या है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर आप बोलेंगे तो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग की बोलेंगे तो इस एंगल के सामने क्या आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब वेस्ट आ रहा है, वेस्ट बाई नॉर्थ, तो इसके क्या बोलेंगे, वेस्ट बाय नॉर्थ। एक बात और, एक चीज और, इसी को हम लोग और क्या बोल देते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग बोल देते हैं फ्रॉम साउथ टू ईस्ट। तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही बात है। पहले ये लर्न करिए इसको कि किस तरीके से मैं तीनों का लॉजिक समझा दूंगा आपको। ये तो दोनों एक है, पक्का है 110% कि ईस्ट नॉर्थ बोल रहा है तो ईस्ट ऑफ साउथ, सॉरी ईस्ट ऑफ साउथ नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ है। ईस्ट नॉर्थ का मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब डैश की जगह पे ऑफ लगा दीजिए। फ्रॉम साउथ टू ईस्ट, मतलब जब कभी भी फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम लगाने के बाद इसको उल्टा कर देते हैं, फ्रॉम साउथ, साउथ नहीं नॉर्थ होगा यहाँ पर, नॉर्थ टू ईस्ट, है ना। मैं सवाल करा के को समझाता हूँ आपको, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले धीरे धीरे इस पर और कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि कैसे क्या क्या होगा। आइए देखते हैं। जैसे आपको बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट का यूनिट वेक्टर क्या होगा, है ना। चलिए चारों का मैं यूनिट वेक्टर एक बार निकाल देता हूं।
उसके बाद बात करेंगे, क्योंकि इसके यूनिट वेक्टर आपको लर्न भी होने चाहिए, याद होने चाहिए, है ना। क्योंकि एंगल तो कभी बोलता नहीं है, वो खाली नॉर्थ ईस्ट बोल देता है, और नॉर्थ ईस्ट बोल देता है तो आपको यूनिट वेक्टर डायरेक्ट याद होना चाहिए, या आप एग्जाम हॉल में बैठ कर निकाल भी सकते हैं, बहुत आसान होता है। आइए देखते हैं ध्यान से। अगर आप देखें तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये कौन सा डायरेक्शन है आपका, मान लेते हैं कोई कार जा रही है, या कोई आदमी जा रहा है, कोई आदमी मूव कर रहा है, या कोई बॉल जा रही है, चलो आदमी ही बना देता हूं, ये किस डायरेक्शन जा रहा है, व्हाट इज द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं इसे बोल रहा हूं ये एंगल आपका क्या है 45 फ्रॉम एक्स एक्सिस, मैं बार बार एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस से ही ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये बात। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने एक जगह बोला था यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप में थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑलवेज, है ना। तो एक्स एक्सिस में एंगल बाबा ले रहा था, देख रहे थे आप इसके पहले वाले भी सवाल में। तो यहाँ मैंने 45 डिग्री लिखा, तो इस 45 डिग्री के सामने ये आया, मतलब मैं इसके लिख देता हूँ, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो मैं इस 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग क्या बोलूँगा कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके लिए, यूनिट वेक्टर में लिख रहा हूं नॉर्थ ईस्ट के लिए, या नॉर्थ ऑफ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट के लिए। अगर मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री होगा, फिक्स्ड है ये, है ना। 30 60 नहीं हो सकता, 45 में से लेते हैं, कन्वेंशन है ये कि नॉर्थ ईस्ट बोले तो 45 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द यूनिट वेक्टर फॉर नॉर्थ ईस्ट, तो एन कैप बराबर बताओ कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो कॉस थीटा आई कैप ये कौन सा डायरेक्शन है, ये आई कैप का डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, प्लस जे कैप का डायरेक्शन है, और ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस जे कैप का है, और ये माइनस आई कैप का डायरेक्शन है। खैर, तो 45 डिग्री इधर जा रहा है, मतलब प्लस आई कैप के डायरेक्शन में भी जा रहा है, प्लस जे कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री बना रहा है तो लिखेंगे कॉस 45 डिग्री आई कैप प्लस साइन 45 डिग्री जे कैप। इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, एन कैप की वैल्यू आ गई कॉस 45 के लिए 1/√2, साइन 45 के लिए वैल्यू 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलॉन्ग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए, इसी तरीके से निकालते हैं, मैं चारों का निकाल दूंगा, है ना। तो नहीं भी याद रहता है तो एग्जाम हॉल में भी निकाल लेते हैं, लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो देखिए, जैसे मैं दूसरा निकालता हूँ, ये वाला डायरेक्शन, और ये 45 डिग्री बना है ना। तो ये कौन सा, ये इस एंगल के करस्पॉन्डिंग ये कौन सा है, ये आपका है साउथ, और ये आपका क्या है, ईस्ट है। तो मैं बोलूंगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, साउथ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, और साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट के लिए अगर हम बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर एन कैप की वैल्यू जो हो जाएगी, वो एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से अगर आप देखें तो साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन में आई कैप तो प्लस है, लेकिन जे कैप क्या है, माइनस है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल तो फ्रॉम एक्स एक्सिस तो 45 डिग्री ही बना रहा है, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि कॉस थीटा, मतलब कॉस 45 डायरेक्ट लिखते हैं, कॉस 45 आई कैप प्लस साइन 45 माइनस जे कैप। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2, दोनों की वैल्यू 1/√2 आएगी, और ये हो गया आपके पास आई कैप माइनस में कितना, जे कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर अलोंग साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यही यूनिट वेक्टर आपका ईस्ट साउथ के डायरेक्शन में भी आएगा, है ना। लेकिन ईस्ट साउथ लेंगे तो ये एंगल लेंगे, और ये हमें एंगल लेना ही नहीं है। कॉस थीटा आई कैप साइन प्लस साइन थीटा जे कैप में हम ये एंगल लिख ही नहीं सकते। हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, कहने का मतलब कि अगर ईस्ट साउथ भी लिखा है तो हम यही एंगल लेके चलेंगे, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस से एंगल आता है, वाई एक्सिस से एंगल हम नहीं लेते हैं, हमारे फॉर्मूले में वाई एक्सिस एंगल नहीं रखा जाता है।
एक्स एक्सिस वाला ही एंगल लेंगे। तो मतलब मजबूरी है, मैं पहले से लेके चल रहा हूं कि एक्स एक्सिस से ही एंगल में मेजर कर रहा हूं, वाई एक्सिस से एंगल में मेजर नहीं कर रहा। अगर सवाल में वाई एक्सिस से दिया है तो हम एक्स एक्सिस वाला ही लिखेंगे, वाई एक्सिस वाला नहीं लिखेंगे। आइए देखते हैं, अभी दो बचा है ना, दो बचा है, दोनों को भी लिख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे आपको बोला कि यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, लेकिन अब की बार इस डायरेक्शन में, जो कि एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। तो इस डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर बताना है क्या होगा, कैसे करें कैसे करें। एक्स एक्सिस एंगल तो पता है, लेकिन एक बात और पता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो माइनस आई कैप है, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है जे कैप है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल के सामने वाला क्या लिखूंगा मैं, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के लिए बात कर रहा हूं मैं, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या लिखूंगा, फॉर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट की बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, एन कैप इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, लेकिन माइनस आई कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर माइनस आई कैप है। फिर क्या लिखूंगा, साइन 45 डिग्री, यूनिट वेक्टर जे कैप है, प्लस जे कैप है। तो एन कैप की वैल्यू हमारे पास आ गई, एन कैप बराबर 1/√2 माइनस आई कैप प्लस में कितना, जे कैप। अब अगर हम बात करते हैं फॉर, यहां से ये वाला डायरेक्शन और ये 45 डिग्री बना रहा है, तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये साउथ है, ये साउथ है ना, साउथ है, और ये वेस्ट है, तो मैं क्या लिखूंगा, साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ वेस्ट। तो यहां लिखता हूं मैं फॉर साउथ वेस्ट और साउथ ऑफ वेस्ट। अगर मैं साउथ वेस्ट या साउथ ऑफ वेस्ट की बात करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, एन कैप इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, एंगल तो एक्स एक्सिस से ही बना रहा है, लेकिन ये माइनस आई कैप में है, ये माइनस जे कैप में, मतलब ये जो बॉडी जा रही, जो आदमी जा रहा है या कार जा रहा है, ये माइनस आई कैप और माइनस जे कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस आई कैप प्लस साइन 45 माइनस जे कैप, एंड दिस इज इक्वल टू सीधा सीधा 1/√2 फिर से बाहर, और ये आपके पास आ गया माइनस आई कैप माइनस जे कैप। दिस इज योर यूनिट वेक्टर। तो चारों का यूनिट वेक्टर आ गया, ये स्टैंडर्ड है, नहीं याद है तो आप इस तरीके से निकाल भी सकते हैं। तरीका याद रखिएगा, एंगल इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम एक्स एक्सिस, और आई कैप जे कैप का ध्यान रहना चाहिए कि जिस डायरेक्शन तुम्हारा बॉडी जा रहा है तो वो एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है, लेकिन प्लस एक्सिस है कि माइनस एक्सिस है, प्लस वाई एक्सिस है या माइनस वाई एक्सिस है, ये भी देखना है। अगर ये आपको देखने आ गया तो आप तुरंत यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1/√2, क्या था इसका डायरेक्शन, 1/√2 आई कैप प्लस जे कैप, दोनों आई कैप और जे कैप था। इसकी अगर मैं बात करूँ, आई कैप तो पॉजिटिव है लेकिन जे कैप निगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जे कैप पॉजिटिव है, आई कैप निगेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/√2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यूनिट वेक्टर है सब सारे। इसकी बात करूं तो ये माइनस आई कैप माइनस जे कैप, तो क्या लिखूंगा, 1/√2 माइनस आई कैप माइनस जे कैप। क्लियर है? चलिए आइए एक सवाल देते हैं, फिर देखते हैं आप क्या। अ मैन is walking on the road from on the road with speed 10 kilometer per hour from
30 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री फ्रॉम नहीं 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर। देखिए दूसरे टर्म में पूछा है आपसे, डायरेक्शन आपको क्या दे रखा, 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, जो मैं बता रहा था। एक नॉर्थ ईस्ट होता है, एक नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता है, एक क्या होता है फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ होता है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है मैं आपको समझाता हूं। पहले जनरल तरीके से लगाते हैं फिर आपको समझाते हैं इसका मतलब क्या है, दिमाग लगाइएगा। फाइंड वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर लिखने के लिए बोल रहा है, मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहा है। तो क्वेश्चन का कहना यह है कि एक आदमी है 10 किलोमीटर 10 kph से चल रहा है 30 डिग्री, कहां से, फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ से कितने डिग्री एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पर, किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ये बोला, समझ गए बात, किधर से, नॉर्थ। जनरल तरीके से कर रहे हैं, अभी मैं कॉस वाले से भी बता दूंगा, पहले जनरल तरीके से देखते हैं। 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब समझिए इसका, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब ये किधर चल रहा है भैया, ये आपका नॉर्थ होता है ऊपर वाला ऐसा, और ये आपका ईस्ट होता है, यही आपका ईस्ट है, यही आपका नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ हो गया, और ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है, ये आपका क्या होता है, साउथ होता है। तो नॉर्थ के डायरेक्शन से 30 डिग्री इधर चल रहा है, ये 30 डिग्री वेस्ट की तरफ, मतलब नॉर्थ से वेस्ट की तरफ कितने डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल। तो ये 30 डिग्री दे रखा है आपको। क्या ये एक्स एक्सिस एंगल है, नहीं, ये वाई एक्सिस एंगल है। तो अब क्या, कौन सा एंगल देखेंगे, कौन सा एंगल देखेंगे यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप एंगल देखेंगे एक्स एक्सिस से, वो लिखेंगे 60 डिग्री। सर यूनिट वेक्टर निकालने की यहाँ पे क्या जरूरत है, बेटा यहाँ आपको वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। तो वेलोसिटी वेक्टर लिखना है, तो वेलोसिटी वेक्टर लिखने के लिए आपको वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड इनटू में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में आदमी जा रहा है उसका यूनिट वेक्टर इनटू में स्पीड, तब जाके आएगा आपका वेलोसिटी वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप कौन सा एंगल लेंगे भैया, आप एक्स एक्सिस से 60 डिग्री एंगल लेंगे, और 60 डिग्री एंगल लेंगे एक्स एक्सिस से, तो आप क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू, कौन सा क्या सिखाया था, एक्स एक्सिस एंगल cos 60, क्या प्लस आई कैप है, यस सर प्लस आई कैप, क्या प्लस जे कैप है, जिधर जा रहा है ये, इसमें पढ़ रहा है ना दोनों ये, तो प्लस जे कैप है, तो ये कितना हो गया साइन 60 जे कैप, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आया, cos 60 आई कैप साइन 60 जे कैप, कितना आ गया भाई साहब आपका, ये cos 60 की वैल्यू 1/2 आता है आई कैप, और साइन 60 की वैल्यू रूट में 3/2 आता है ये जे कैप, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, आई कैप प्लस √3 जे कैप बाय कितना हो गया 2। दिस इज योर यूनिट वेक्टर, जिस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या करेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर के लिए 10 kps से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी में, तो क्या कर देंगे, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 10 इंटू यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, आई कैप प्लस में √3 जे कैप अपॉन में कितना हो गया 2। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं इसकी वैल्यू, वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, 5 आई कैप √3 जे कैप, और ये किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर इस वेलोसिटी वेक्टर के मैंने नीचे लिख दिया। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, ऐसे निकलता है सवाल। समझ के बाद आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की। अच्छा, मैंने कहा कि दूसरे तरीके से मैं इसको समझा दूंगा, देखो ध्यान से। तो इसी सवाल को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको और क्या बोल सकते हैं। अब अगर आप इसको, मैंने क्या बोला था, इसको मैंने बोला था
30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। आप इसको और क्या बोल सकते हैं? आप इसको बोल सकते हैं इस एंगल के करस्पॉन्डिंग है सामने वाला क्या है? ईस्ट है, और ये क्या है? नॉर्थ है। तो क्या बोल सकते हैं इसको? और आप बोल सकते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ऑफ का मतलब ही होता है डिवाइड, तो नॉर्थ सामने आया तो इसलिए मैंने बोला 30 के सामने क्या है? नॉर्थ है। और ये क्या है? सॉरी 30 डिग्री सामने ईस्ट आया, सॉरी ईस्ट आया, यहाँ ईस्ट लिखिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री के सामने ईस्ट आया। तो ध्यान से अगर आप देखें तो 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग पहले मैंने फिगर बना लिया, उसके बाद जो बोला था इसका क्या मतलब? 30 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री घूम रहा है, मतलब 30 डिग्री पे बॉडी जा रहा है। या फिर आप बोल सकते हैं 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे, इसका मतलब सामने वाला ईस्ट होगा, 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग सामने वाला ईस्ट, बगल वाला नॉर्थ होगा। तो सामने वाला ईस्ट हो गया और बगल वाला नॉर्थ हो गया। ठीक है, इस यही मैं बोल रहा था, दोनों में ये अंतर है। कभी इस तरीके से लिख के देगा, कभी इस तरीके से लिख के देगा, या कभी ऐसे बोल सकता है 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स 30 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, तो उसका मतलब यही है, सॉरी ईस्ट नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, तो इसका मतलब यही है ईस्ट नॉर्थ ये बोला। और ये क्या बोला? फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट। अच्छा, इसको और क्या बोल सकते हैं? इसको और भी बोल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग अगर आप बोलेंगे तो 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर क्या है? नॉर्थ। तो क्या बोलेंगे? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ईस्ट के डायरेक्शन से कितने डिग्री पर है? 60 डिग्री पर है, ये आदमी जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? फ्रॉम 30 डिग्री 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। ये इसको आप और क्या बोल सकते हैं? 60 डिग्री फ्रॉम ईस्ट टू नॉर्थ। आई होप मैंने चारों आपको तरीका बता दिया। चारों में से आपको एक ही देगा, जो देगा आप उस पर रिलाय करिएगा। चारों पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। एंगल के करस्पॉन्डिंग देखना है बस, एंगल के करस्पॉन्डिंग। इस एंगल के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो कुछ और आएगा, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग देखें तो कुछ और आएगा। एक एंगल के करस्पॉन्डिंग दो तरीके से लिखा जाता है। पहला तरीका होगा फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट, दूसरा तरीका होगा 30 डिग्री फ्रॉम 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। उसमें फ्रॉम नहीं होता है, इसमें फ्रॉम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। लास्ट सवाल, आई थिंक लास्ट सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि आकार कवर 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। देन 20√2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कह रहा है फाइंड, पहला डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार। दूसरा कह रहा है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। तीसरा कह रहा है
डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। ये आपका लास्ट सवाल होने वाला है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है ना। अगर आप ध्यान से देखें, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया इसमें। अभी तक तो हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया ही नहीं हूँ मैं, है ना। आगे आएगा। अब बैक टू बैक जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं पूरा पढ़ाऊंगा क्लास 11th यहीं पर, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने क्या बोला कि पहला बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार, डिस्टेंस ऑफ कार, ये पूछ रहा है। अभी तो मोशन इन डायमेंशन पढ़े ही नहीं है, लेकिन क्लास 9th में थोड़ी बहुत तो जानकारी है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इस वाले सवाल में, इस वाले फिगर में मैं पूछूं, जो पहले फिगर बनाया था पोजीशन वेक्टर वाला, कि ये पॉइंट P है और ये है, ये आपका डिस्टेंस, ये आपका था लेंथ x² + y², ये था y और ये था x। अगर पार्टिकल यहाँ से चलता है इधर की तरफ, उसके बाद इधर से चलता है P की तरफ, अगर पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला, उसके बाद यहाँ से यहाँ चला, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस सीधा सीधा आपका हो जाएगा डिस्टेंस बराबर x + y। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्ट हो जाएगा, आप जानते हैं, रूट में x² + y²। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज बेसिकली नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल, इट इज द पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब ये पाथ डिपेंडेंट। ये डिस्टेंस क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट, डिपेंडेंट। और ये क्या होता है? ये पोजीशन डिपेंडेंट होता है, कि कहाँ पे, कहाँ से चला और कहाँ पहुंचा। पोजीशन डिपेंडेंट। इसको बस इस बात से मतलब है कि कहाँ से चला कहाँ पहुंचा। अगर यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा तो इनके बीच का ये गैप होगा। यहाँ से चल के चाहे जिधर भी घूम रहा हो यहाँ पहुंचा तो डायरेक्ट ये डिस्टेंस आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता है पोजीशन डिपेंडेंट, कहाँ से चला कहाँ पहुंचा। और डिस्टेंस क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट, मतलब किस पाथ से चल रहा है, इसको इस बात से मतलब। तो ये x + y हो गया, ये रूट में x² + y²। आइए यहाँ देखते हैं इस सवाल को। अगर इस सवाल को आप फिगर बना के करेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा। आइए मैं विदाउट फिगर आपको समझाता हूँ, उसके बाद फिगर बाद में बना ही दूंगा। पहले विदाउट फिगर देखें, क्वेश्चन बड़े आसानी तरीके से मैं सॉल्व करूंगा इसको। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि अ कार कवर 10 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। मतलब पहले कितना कवर किया, पहले कितना गया? 10 किलोमीटर गया ईस्ट की तरफ। तो पहला इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो पहला डिस्प्लेसमेंट सोल्यूशन वाले पार्ट में मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहला डिस्प्लेसमेंट इसका है S1 वेक्टर, और ये S1 वेक्टर किधर? 10 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्टवर्ड, मतलब आई कैप के डायरेक्शन में। फिर कह रहा है 20√2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब 20√2 किलोमीटर चला, किलोमीटर नहीं लिखा है, मान लो किलोमीटर है, वो किलोमीटर चला, लेकिन नॉर्थ ऑफ ईस्ट के डायरेक्शन में। इसका मतलब इसे वेक्टर बनाने के लिए, इसे वेक्टर बनाने के लिए 20√2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट को वेक्टर बनाने के लिए, नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मुझे यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो यूनिट वेक्टर डायरेक्ट पता था टुवर्ड्स ईस्ट, आई कैप का मल्टीप्लाई कर दिया। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। नॉर्थ किधर होता है? ऊपर। वेस्ट लिखा हुआ है, वेस्ट इधर होता है। कितना होगा? 1/√2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप। क्या बोला? 1/√2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप, यही तो होगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, वेस्ट, बार बार ईस्ट बोल दे रहा हूँ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट है ये। तो डायरेक्शन किधर है? इधर है S2 का। तो ये कितना होगा? इसका यूनिट वेक्टर आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20√2 में, मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो S2 वेक्टर जो आपका बनेगा, वो S2 वेक्टर यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ पर, वो S2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना बना? वो S2 वेक्टर आपका बना कितना? 20√2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई में √2। पीछे जाके देख सकते हैं ये यूनिट वेक्टर आया था, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये माइनस आई कैप है, ये प्लस जे कैप है, बाई √2 तो रहता है ये, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप बाई √2।
√2 और √2 चला गया, क्या बचा S2 वेक्टर में? S2 वेक्टर में हमारे पास क्या बचा? 20 बचा खाली, और इनटू में माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो यहाँ पे बचा हमारे पास 20 माइनस आई कैप, 20 माइनस आई कैप प्लस जे कैप बचा, इतना किलोमीटर। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऐसे निकालते हैं ना रिजल्टेंट, किसका? पहले इतना चला S1 वेक्टर, डायरेक्ट ऐड कर देंगे S2 वेक्टर। ध्यान दें, मैं मैग्नीट्यूड नहीं निकाल रहा हूं, मैं वेक्टर फॉर्म में निकाल रहा हूं। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में निकालूंगा तो मुझे पता है रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b कॉस थीटा। दोनों में अंतर है। जब मैं बोलता हूं कि वेन एवर ए टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल साइमल्टेनियसली एट एन एंगल थीटा, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो मैं बोलूंगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं रिजल्टेंट वेक्टर तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों साथ में बोल रहा हूं। तो वही चीज यहां पर है S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर। तो S1 वेक्टर कितना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो tan आई कैप, यहां पर मैं क्या लिखूंगा 20, और उसकी वैल्यू कितनी है माइनस आई कैप प्लस जे कैप, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया ये माइनस में tan आई कैप, और ये कितना हो गया माइनस में 20 जे कैप। दिस इज योर नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब पार्टिकल चला कैसे होगा, मतलब आदमी चला, कार कैसे चला होगा? कार कुछ इस तरीके से चल रहा है भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है, उसके बाद ऐसे मुड़ गया। दिस इज योर S2 वेक्टर एंड दिस इज योर S1 वेक्टर, ये एरो ऐसे है, और ये तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ये 45 डिग्री है, क्योंकि 20√2 नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला था, एंगल ना बोले, खाली नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोल रहा है, इसका मतलब 45 डिग्री है। तो कुछ डायग्राम इसका ऐसा होगा, अब डायरेक्ट निकालने लगेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा वो, ठीक है, इसलिए मैंने वेक्टर फॉर्म में कर दिया। अच्छा, आपका और क्या पूछा है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डायरेक्शन पूछे तो एक्स वाला नीचे रहेगा, एक्स का कंपोनेंट क्या है, आई का कंपोनेंट एक्स होता है ना, तो मतलब ये -10 नीचे रहेगा, -20 ऊपर रहेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा, थीटा ले लो, कुछ भी ले लो, यही थीटा है आपका एक्स एक्सिस से एंगल, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स वाला नीचे रहेगा -10, वाई वाला ऊपर रहेगा -20, ठीक है। माइनस माइनस चला गया, 0 0 चला गया, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आ गया। दिस इज योर आंसर। एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से पूछता तभी बता देते, लेकिन वाई एक्सिस से ये एंगल बनाता, कुछ और मानते, इसको फाई मानते, है ना। तो क्या हो जाता, वाई वाला नीचे रहता, एक्स वाला ऊपर रहता, -10 बाई -20 मतलब 1/2 आता। ठीक है, जो पूछो वो बताओ। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस के लिए आप डायरेक्ट जोड़ देंगे पाथ लेंथ, कितना गया पहले 10 गया, फिर बाद में कितना गया 20√2, इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट जोड़ो, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना है भाई, 10 प्लस कितना है भाई 20√2, 10 बाहर कर दो, कितना बचा 1 प्लस √2 किलोमीटर, 1 प्लस √2 किलोमीटर। आई थिंक नहीं दिख रहा है, मैं इसको मिटा देता हूं। 10 प्लस √2, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 प्लस 20√2, और 10 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस √2 किलोमीटर। क्लियर है, अच्छा सवाल था, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, है ना। मतलब इस वेक्टर में मैंने थोड़ा थोड़ा मोशन मिलाना स्टार्ट कर दिया है, बहुत ज़्यादा मोशन यहाँ पे नहीं मिलाऊंगा, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट लग रहा है तो बताना जरूरी था कि क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में रिजोल्यूशन तो नहीं हो पाया, और कुछ और बातें हैं यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।